नमस्कार, कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। हम आपको LLB के फर्स्ट सेमेस्टर के जो कोड नंबर है, आपका सब्जेक्ट कोड नंबर है 1002 भारत का संविधान के बारे में आपको बताया जा रहा है, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बता रहे हैं। मेरी पिछली जो वीडियो है उसमें सभी में मैंने आपको अभी तक जो बताए हैं 18 से 22 तक के जो भी हमारे अनुच्छेद हैं और हमारे मौलिक अधिकार है उसके बारे में बता चुकी हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे, आज जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण किस तरीके का शोषण के बारे में है इसमें कि किस तरीके का शोषण होगा और उस शोषण के विरुद्ध हमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, उसके विरुद्ध हम किस तरीके से अपने अधिकार का लाभ उठा सकते हैं, अगर हमारा शोषण हो रहा है तो किस तरीके से, उसके बारे में। फर्स्ट है आपका शोषण, यही है इसका शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका 23 है मानव दुर्व्यवहार और बालतन श्रम का प्रतिषेध। इसका मतलब ये है फर्स्ट में मानव यानी कि व्यापार करना, लोगों का जो व्यक्ति है इसमें मेल फीमेल, जो छोटे बच्चे चाइल्ड हैं उनको, चिल्ड्रन और चाइल्ड जो बच्चे बेबी हैं उनको सबका व्यापार करना, खरीद फरोख्त। हम अपने बड़े बुजुर्गों से काफ़ी बार हमने सुना भी है कि पहले ज़माने में जो होता था कि लोगों का खरीद फरोख्त की काम होता था, उनसे को वाक़दा कि एक तरीके से, जिस तरीके से एक सामान बेचा जाता है, जैसे एक हम कोई सामान लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, उस हिसाब से उन लोगों का खरीद फरोख्त होता था, उनको ख़रीदा जाता था। और किस लिए ख़रीदा जाता था? अपने घर के कामों के लिए। उनकी जो लाइफ थी वो एक बिल्कुल, मैं ये हम कह सकते हैं एक जानवर से भी बदतर लाइफ वो लोग जीते थे, और उनको नौकर बना के रखा जाता था। उनकी जो स्थिति थी बहुत दयनीय स्थिति थी, ऐसी स्थिति थी कि एक उनको खाना भी नहीं दिया जाता था, मारपीट की जाती थी उनके साथ, और जो वो काम करते थे उतनी मजदूरी उनको दी भी नहीं जाती थी, इस तरीके के काम कराए जाते थे। तो हमारे भारतीय संविधान में एक ये भी आर्टिकल जोड़ा गया, एक ये भी मानव अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार है कि हम शोषण के विरुद्ध भी हमें एक अधिकार प्राप्त है, और जो है 23 में खरीद। फिर इसमें यह है कि महिलाओं, इसका जो सब क्लोज फर्स्ट कहता था कि नारी जो होती थी, महिलाएं जो होती थी, उनका क्रय विक्रय किया जाता था। जो ये क्रय विक्रय किया जाता था कि खरीद फरोख्त चलती थी इनकी, उनका शोषण होता था फिजिकली, मेंटली, और हर तरीके से उन लोगों को, उनमें जो लेडीज़ होती थी उनसे काम कराया जाता था, उनसे इस तरीके के काम लिए जाते थे जो एक जानवर भी नहीं कर पाता है। जानवर के लिए भी एक मतलब बड़ी मुश्किल के वर्क होते हैं, जो उस तरीके के वर्क कराए जाते थे। तो इसमें ये जो हमें जो अधिकार दिया गया है ये राज्य के विरुद्ध ही नहीं, राज्य के विरुद्ध ही संरक्षकता प्रदान नहीं करता, बल्कि एक प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी इसमें हम इस अधिकार के उसमें हम जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी लेडीज़ को, किसी जेंट्स को, किसी बच्चे को किसी भी तरीके से अपने घर में रखता है बिना किसी रीज़न के, यानी कि बिना उसको कोई सैलरी दिए, कोई वेतन दिए, और उससे उस तरीके के वर्क लेता है जो वो करने के इच्छुक नहीं है। एक इच्छुक यानी कि हम सब लोग जॉब करते हैं, हम सब लोग वर्क करते हैं, पर कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं, हम सब जो करते हैं वो हमारी इच्छा के विरुद्ध नहीं होते हैं। अगर कोई वर्क हमसे हमारी इच्छा के विरुद्ध किया जाता है और हमें उसका पेमेंट भी नहीं किया जाता, तो ये एक शोषण होता है। आपको मैं बताऊं कि कुछ लोग हमारे, आज भी हमारे देश की ऐसी स्थिति है कि कुछ लोगों को तो यही नहीं मालूम है कि उनके साथ शोषण हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है। उनको मोटिवेट करने की बहुत ज़रूरत है, उनको उनके अधिकार को बताने की बहुत ज़रूरत होती है, और ये काम एक जो हम सब नागरिक हैं, हम सभी का एक ये कर्तव्य बनता है कि हम उनको सबको उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में बताएं। तो इसमें यही है कि ये हमारे देश की कुरीतियाँ थी, गलत वर्क थे, गलत काम होते थे, लेडीज़ का खरीद फरोख्त, बच्चों का खरीद फरोख्त, जो व्यक्ति थे, जो मेल थे, उनको खरीद फरोख्त, और ये इनका अंत भी हुआ है। अंत जो हुआ है बहुत देर पर, उससे पहले जो हमारे देश के जो लोग थे, वो जो नागरिक थे, उन्होंने किस तरीके का दुख झेला है, किस तरीके की उन्होंने परेशानियां झेली है, ये सिर्फ और सिर्फ वही लोग जानते हैं।
तो इसीलिए एक ही आर्टिकल जोड़ा गया था शोषण के विरुद्ध, जो जोड़ा गया था ये इसीलिए जोड़ा गया था। इसमें एक आता है बेगारी। बेगारी का मतलब होता था कि पहले जो हमारे जो ये साहूकार जो होते थे ये क्या करते थे कि उन लोगों से कोई, जैसे में हम लोग गरीब जो होते थे वो उन लोगों से पैसा ले लेते थे। पैसा जब ले लेते थे तो वो उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो पैसा वापस उनको दे सके और मतलब उनका वो रिटर्न वापस कर सके। तो वो जब रिटर्न वापस नहीं कर पाते थे तो वो लोग जो साहूकार जो होते थे, जो जमींदार जो होते थे, उन लोगों को अपने घर में रखते थे। कहते थे कि अब आप हमारे यहाँ, जब आपने हमारा पैसा जब वापस नहीं दिया तो आप हमारे यहाँ नौकरी करेंगे, यानी कि नौकर की लाइफ जिएंगे। और उनकी जो लाइफ होती थी एक नौकर से भी बदतर, एक कहते हैं कि एक जानवर से भी बदतर उनकी लाइफ होती थी। और वो उनसे ना मतलब सैलरी भी नहीं दी जाती थी, उनको वेतन भी नहीं दिया जाता था और उनसे काम कराया जाता था, बिना पैसे दिए उनसे वो वर्क किया जाता। तो ये बेगारी का सिस्टम जो होता था, खरीद फरोख्त, बेगारी, इस तरीके का जो है इसका अंत हुआ। ये जो है ये नागरिकों जो ये 23 जो है इसमें संरक्षकता नागरिकों और जो अनागरिक जो हमारे यहाँ जो विदेशी भी हैं उनको भी ये प्राप्त है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेन तो ये था, मेन है यही है कि इसमें सिर्फ इसके बारे में यही बताया गया कि बेगारी शोषण खरीद फरोख्त और खरीद फरोख्त के बारे में है और बेगारी के बारे में, बंधुआ मजदूरी के बारे में, उनके उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के बारे में इसमें बहुत फेमस केस आया था एक। और उस केस से एक हमारे देश में एक नई, कहते हैं कि एक नई किरण खुल के आई थी, खास तौर से उन लोगों के लिए जो मजदूर लोग हैं उनके लिए। उस केस का नाम है पीपल्स यूनियंस और डेमोक्रेसी राइट्स वर्सेस भारत संघ। इसमें ये कहा गया था कि काम कराना ऐसा नहीं है कि काम जो आप उससे ले रहे हो वो उसकी इच्छा के विरुद्ध ना हो, यानी कि उससे जो वो वर्क कराया जा रहा है क्या वो उस वर्क को करने के लिए वो व्यक्ति राइट, वो उसका मन है करने का। अगर उसका मन नहीं है तो उससे किसी तरीके का कोई वर्क नहीं कराया जाए। और उसको जो सैलरी दी जाती है, उसको जो वेतन दिया जाता है, क्या वो वेतन उसके इच्छा के विरुद्ध तो नहीं है। यानी कि अगर जो कोई व्यक्ति काम कर रहा है 5,000 का और उसको दिया जा रहा है सिर्फ 200 या 300 रुपये, तो ये उसके इच्छा के विरुद्ध है, यह यहाँ पे इसका शोषण हो रहा है। इसी में ही एक यही यूनियन ऑफ ये जो हमारा आया था पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेसी राइट्स और भारत संघ में, इसमें एक और फेमस केस आया। वो केस था जब हमारे एक एशियाड प्रोजेक्ट जो था, एशियाड खेल जो थे उसमें एक प्रोजेक्ट चल रहा था। उसमें जो मजदूरों की जो वो थी मजदूरी जो थी, वो मजदूरी थी 9 रुपये 25 पैसे के हिसाब से उनको देनी थी, मजदूरों को देनी थी। पर बीच में जो एक ठेकेदार होते हैं, उस ठेकेदार ने उन लोगों को 9 रुपये 25 पैसे ना दे के 8 रुपये 25 पैसे के हिसाब से उनको उनकी मजदूरी दी। तो यहाँ क्या हुआ कि जब उनको पता चला, गवर्नमेंट को पता चला कि इस तरीके, तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई और ये कहा गया कि इस तरीके से करना ये उनके शोषण के, ये उनके जो है शोषण के विरुद्ध, ये उनका शोषण किया जा रहा है आपके द्वारा। क्योंकि उनकी जो एक कहते हैं कि उनकी जो मजदूरी थी वो 9 रुपये 25 पैसे थी, आपने 8 रुपये यानी कि 1 रुपया जो आपने काटा है, ये भी उनका शोषण किया जा रहा है आपकी तरफ से। तो कोर्ट के ऑर्डर हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑर्डर दिए कि जितनी भी मजदूरों की मजदूरी बनती है, यानी कि उनकी मजदूरी जो बनती है 9 रुपये 25 पैसे, आप तुरंत उनको रिलीज़ करें और जितना उनका मजदूरी बैठती है उतनी ही मजदूरी दी जाए। ये बहुत फेमस केस है, आप इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ, केस का नाम है पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेसी राइट्स वर्सेस भारत संघ। इसमें क्या बताया गया है कि इच्छा के विरुद्ध अगर कोई काम कराया जा रहा है और उसमें उस सही वेतन नहीं दिया जा रहा है तो ये, और दूसरा इसमें से है कि जब एशियाड खेल हो रहे थे तो मजदूरों को 9 रुपये 25 पैसे उनकी मजदूरी थी, पर जो ठेकेदार था, ठेकेदार ने उनको 9 रुपये 25 पैसे न दे के 8 रुपये 25 पैसे दिए। तो ये भी शोषण की कैटेगरी में आता है, ये भी शोषण। इसमें एक केस और था दीना वर्सेस भारत संघ और निर्जा चौधरी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य।
इसमें यही कहा गया था कि मजदूरों को मुक्त तो करा दिया है, अगर कहीं पर किसी तरीके का कोई मजदूरों से उनका शोषण हो रहा है तो शोषण के साथ साथ उनका शोषण हो रहा था, और गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको जो हमारे जो कोर्ट है उन्होंने उनको वहाँ से रिलीज़ करा। तो रिलीज़ कराना ही ज़रूरी नहीं है कि आपने वहाँ से उनका शोषण जब हो रहा था तो वहाँ से आपने उनको रिलीज़ करा दिया, यानी कि वहाँ से उनको मुक्त करा दिया। मुक्त कराने के बाद उनको क्या दिया जाए, उनको ऐसा क्या वर्क दिया जाए जिससे कि वो अपनी जीवन चला सके, अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें जो ज़रूरत के साधन हैं उनको ले सके, उनको खरीद सके, जैसे खाने पीने की है, कपड़े की है, भवन की है, इस तरीके की। तो उसमें ये बताया गया है कि इसके बाद यही उनको शोषण के विरुद्ध, उनको अगर जो उनका शोषण हो रहा है तो उनको वहाँ से मुक्त कराने के बाद राज्य का ये भी कर्तव्य बनता है कि राज्य उनको उस तरीके के वर्क दे जिससे कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी सके। इसमें काफ़ी केसेस हैं, ये नीरजा चौधरी भी हो गया, बंधुआ मुक्ति मोर्चा भारत संघ आ गया है, दुर्बर गोयल भारत संघ आ गया है, आर के तंगखुल वर्सेज आर एस तंगखुल। और इसमें ये भी कहा है, इसका एक अपवाद भी है। अपवाद ये है कि लोकहित में अनिवार्य सेवा अर्जित नहीं है, यानी कि अगर कभी हमारे देश में ऐसा हो जाए कि युद्ध छिड़ गया है और सेना में मतलब जो सैनिक हैं, हमारे सैनिकों की कमी पड़ गई है, तो तब हम अब बिना किसी वेतन के अपने देश की सुरक्षा के लिए जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे हमारा शोषण हो रहा है, ये हमारे सबका कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए हर वक्त खड़े रहें। जब भी कभी अगर युद्ध की या किसी भी तरीके की हमारे देश में कोई परेशानी और हमारा जो सरकार है, हमारा जो देश है हमसे हमारे सहयोग मांगता है, तो हम हर वक्त उसमें खड़े रहें। और अगर जो ऐसा कोई स्थिति आ जाती है कि सेना में भर्ती आती है तो वो उसमें भर्ती में हमें बिना किसी सैलरी के, अगर जो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमें सैनिकों की ज़रूरत है, बिना किसी, हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम आप लोगों को सभी को सैलरी मुहैया करा पाए, तो ये हम सबका कर्तव्य है कि हम उसमें जाए। पर इसमें ये भी कहा गया है, एक अपवाद ये भी है कि गवर्नमेंट इस तरीके की भर्ती ना करेगी कि उसमें किसी तरीके की लिंग, जाति या स्थान, इसके आधार पे नहीं कहेगी कि हम इसी स्थान के लोग होंगे तो उन्हीं को ही लेंगे, या महिलाओं को ना लेके हम जो पुरुष हैं उन्हीं की भर्ती करेंगे। और अगर किसी पर्टिकुलर किसी एक जाति समुदाय को अगर जो कहते हैं कि इस जाति के ही लोगों को हम कहेंगे तो वो ही लेंगे, इस तरीके से नहीं होगा। जो चाहे, जिस तरीके से चाहे उस व्यक्ति की भर्ती की जा सकती है। इसमें सेकंड जो है 24 जो अनुच्छेद है, 24 अनुच्छेद जो है, बालक को संकटपूर्ण नियोजनों में लगने का प्रतिषेध। अब बालक की परिभाषा में कौन आएगा? बालक के बारे में कहा जाता है जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो होंगे, इसमें उन बालकों के बारे में बताया गया है। 14 साल से कम उम्र के जितने भी बालक होंगे वो ऐसी जगह वर्क नहीं करेंगे जहाँ पर उनकी जीवन को संकट उत्पन्न हो। यानी कि जैसे कारखाने होते हैं और खान होती हैं, जैसे कोयले की खान हो गई, हीरे की खान, तो इस तरीके के अगर जो वर्क होंगे तो वहाँ पे 14 साल से कम उम्र के बच्चे वर्क नहीं करेंगे। ये जो अनुच्छेद आया था, ये इसका मेन रीज़न ये भी था कि पहले जब हालात इतने कमज़ोर थे तो छोटे बच्चों से भी वर्क कराया जाता था। उनको ये नहीं था कि ये किस उम्र के हैं, किस उम्र के नहीं हैं, उनसे वर्क किया जाता था। और इसको लाने की मेन ये भी थी कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो हमारी जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, कहते हैं कि वो कल के भविष्य है देश के। वो बच्चे जो आज छोटे बच्चे हैं, आज हम उनको जिस तरीके की शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे तो हमारा देश अच्छा होगा, और बुरी शिक्षा देंगे तो वो हमारा देश उसी तरीके से बुराई की तरफ चला जाएगा।
अगर बच्चे किसी तरीके का कोई नशा वशा करते हैं तो यानी कि हमारा देश के हम ये कह सकते हैं कि आने वाला हमारा वक्त कैसा होगा। तो उसी हिसाब से अगर बच्चे को इस तरीके के कारखाने वगैरह में उनसे वर्क कराया जाता है, उनसे इस तरीके के वर्क लिया जाता है, तो वो कानून के खिलाफ है और वो शोषण के विरुद्ध वो बच्चा चाहे तो वो या उसके पेरेंट्स या कोई भी चाहे तो उसके खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने उसको वहाँ पर रखा है, उससे काम ले रहा है, उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। तो ये लाने का, मैंने बताया कि लाने का मेन पर्पज़ यही था कि आज का जो बच्चा है वो कल का भविष्य है, और अगर जो हमारा भविष्य यानी कि हमारा आज सही नहीं होगा तो हमारा भविष्य कभी सही नहीं हो सकता। और बच्चे, छोटे बच्चों में ये 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो है, अगर जो उनसे इस तरीके का वर्क लिया जाता है, इस तरीके का अगर जो उनसे वर्क लिया जाता है तो वो उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा और वो बच्चे बीमार हो जाएंगे, और वो जब बीमार हो जाएंगे तो देश के हालात तो अपने आप खराब हो जाएंगे। इसमें भी एक फेमस केस यही था, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेसी राइट्स वर्सेस भारत संघ। इसमें भी यही कहा गया था कि बच्चे, जो छोटे बच्चे जो हैं वो कारखानों वगैरह में वर्क नहीं करेंगे, अगर जो वो कर भी रहे हैं तो उनको वहाँ से हटा दिया जाए और वो उनको कोई और वर्क दिया जाए। उनका जो घर में जो वयस्क व्यक्ति है यानी कि जो बड़े व्यक्ति हैं उनको काम पे रखा जाए, उन बच्चों को वहाँ से हटा दिया जाए और उनको यानी कि उनको भवन वगैरह के जो वहाँ पे जो संस्थान हैं या जो भी कारखाने वगैरह हैं, जो अगर जो उस लोगों से, उन बच्चों से वर्क ले रहे हैं तो वो अगर वो उनसे वर्क ले रहे हैं तो वो उनको अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाए, उनको अच्छा खाना पीना करें और उनका घर का जो वयस्क व्यक्ति है उसको नौकरी दें अपने कारखाने में। और इसमें कहा है कि लेबर के बारे में बताया है, जैसे ये कंस्ट्रक्शन का जो वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन जैसे भवन निर्माण वगैरह वर्क होता है, तो वहाँ पे भी जो छोटे बच्चों से मजदूरी कराई जाती है, तो उसमें भी कहा गया है कि उनको मजदूरी के लिए छोटे बच्चे नहीं रखे जाएंगे। इसमें ये भी कहा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन का जो व्यक्ति था, जो उसने कॉन्ट्रैक्टर ने ये कहा कि ये जो है ये उसमें कैटेगरी में नहीं आती है कि यहाँ पर कि 14 साल, मतलब उनका कहना ये था कि 14 साल का उम्र का जो बच्चा है वो यहाँ पे वर्क कर सकता है और ये इस कैटेगरी में नहीं आता है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है, अगर अचानक से कोई काम ऐसा हो जाए कि जिससे कि बच्चे की डेथ, मतलब वो भवन है वो भवन नीचे गिर जाए या ऐसा कोई वो हो जाए कि जिससे कि भवन के हालात ख़राब हो जाए, तो वो भी कहते हैं कि ये भी उस बच्चे की जो जीवन है उसके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो यही है कि जो कंस्ट्रक्शन में भी जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वहाँ पे वर्क नहीं कर सकते हैं। एक इसमें और बहुत फेमस केस था MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु। MC मेहता को हमेशा हम पर्यावरण से रिलेटेड केस देखे जाते हैं कि पर्यावरण से रिलेटेड जो केस आए हैं, यानी कि लोकहितवाद जो आए हैं MC मेहता की तरफ से आए हैं, ये हमेशा हमारे पर्यावरण से रिलेटेड जो वर्क होते थे उसमें ही लोकहितवाद आते थे इनके। परंतु उन्होंने एक और कहा था, और MC मेहता तमिलनाडु, इन्होंने ये कहा था कि जो कारखाने वगैरह है, एक कारखाने वगैरह जो है वहाँ पर बच्चों का वर्क ना है। दक्षिण भारत में हमारी एक जगह है शिवकाशी में माचिस जो होती है, माचिस बनती हैं और पटाखे की कंपनियाँ कारखाने थे उसमें वहाँ पर। तो कारखाने में उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में छोटे बच्चे, जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो बच्चे वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और जब उन्होंने उनकी हालात देखे तो हालात उन बच्चों के बहुत कमज़ोर थे। तो तब उन्होंने कहा कि ये बच्चे यहाँ पर वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये पटाखे वगैरह में जो होता है, जो ये सामग्री जो उसमें यूज होती है, एक तरीके से कहते हैं बारूद, और अगर जो वो उसमें आग लग जाती है तो वो बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। तो कहा जाता है कि पटाखे वगैरह की और माचिस की जो कंपनियां हैं, कारखाने जो हैं, वहाँ पे बच्चे वर्क नहीं करेंगे।
और जब ये MC मेहता का जो केस आया तो उसके बाद हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक नई गाइडलाइन शुरू करी, एक नई दिशा निर्देश दिए कि जो हमारे जो बच्चे होंगे, जो ये चाइल्ड लेबर वेलफेयर एंड की स्थापना की गई और उसमें ये कहा गया कि जो इसमें जो नियोजक नियोजक जो होगा वो प्रति बालक को 20,000 प्रति वर्ष के रूप में जमा करके उनका पूर्ण निवास करने का, यानी कि वो 20,000 रुपये रखेगा और उन बच्चों को अगर वो चाहे छोड़ के जाना चाहे तो उनको वो 20,000 रुपये देगा, जिससे कि वो कहीं और जॉब कर सकते हैं। नियोजन का दायित्व बालकों का कार्य से मुक्त करने के पश्चात समाप्त नहीं होगा। जो नियोजक होगा, अगर जो वो अपने यहाँ उन बच्चों से वर्क ले रहा है तो उसका जो कार्य होगा वो समाप्त नहीं होगा कि उसने वहाँ से उनको हटा दिया, तो उनका वो समाप्त नहीं होगा, बल्कि सरकार को यह निर्देश दिया गया कि वह सुनिश्चित करे कि बालक के परिवार के एक वयस्क को कारखाने में मतलब जो उसके घर का जो बड़ा व्यक्ति होगा, जो 14 साल से उम्र यानी कि 18 साल से जो बड़े होंगे व्यक्ति, उनको नौकरी दे। उन मामलों में जहां वैकल्पिक काम देना संभव नहीं, वहां समुचित सरकार अपने अनुदान के रूप में बालक कल्याण कोष को हर बालक के खाते में जहां वह कार्यरत है 5,000 रुपये जमा करेगी। जो वहां का जो नियोजक जो होगा वो उसके सभी बच्चों के खाते में 5,000 रुपये वो करेगा, सबमिट करेगा। वयस्क काम करने पर बालक को काम से हटा लेना। यदि वयस्क को काम नहीं मिलता है तो भी संरक्षक को यह देखना होगा कि वह कार्य से मुक्त करके बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे और 25,000 रुपये की रकम पर मिले ब्याज से बालक की शिक्षा को खर्च 14 वर्ष की आयु तक चलाए। यानी कि ये जो 25,000 रुपये जो उसके जो घर के जो मेंबर होंगे, उस बच्चे को अगर जो उसके हालात घर के ऐसे है कि उसको काम करना बहुत ज़रूरी है बच्चे को, और कोई बड़ा व्यक्ति ऐसा है भी पर वो इस हालात में नहीं है कि वो जॉब नहीं कर सकता है, तो वो जब बच्चा है तो वो जो 25,000 रुपये उसके लिए जमा किए जाते हैं, तो वो जो उसके घर के जो वयस्क व्यक्ति है उसका जो ब्याज आएगा वो ब्याज उस बच्चे को उसकी शिक्षा में खर्च किया जाए। यानी कि उस बच्चे को जब वो काम से आ जाए तो उसको शिक्षा के लिए, यानी कि उसको शिक्षा के लिए भेजा जाए कि जिससे कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकते। 5 है, केंद्रीय सरकार की बाल श्रम नीति के अनुसार न्यायालय ने 9 ऐसे कारखाने हैं जहां पर यह कहा गया है कि बच्चे वहां पर काम नहीं करेंगे और उनके लिए कुछ स्पेशली दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें है सिकवासी मैच फैक्ट्री तमिलनाडु, हीरा तराशने की जो हमारे गुजरात में कारखाने हैं उसके बारे में, फिरोजाबाद में जो हमारे शीशे के जो वर्क होते हैं उनके बारे में, मुरादाबाद में जो तांबे का वर्क होता है वहाँ पर, मिर्ज़ापुर भदोई में कालीन के कारखाने, अलीगढ़ में ताला लगाने के लिए स्टेट कारखाना का मनकापुर और मंडरशोर, यहाँ पर ये कहा है ये 9 कारखानों के बारे में खास तौर पर दिशा निर्देश दिए गए थे केंद्र सरकार की तरफ से। और 6 है, इसमें उक्त रकम जिले में रखी जाएगी और जिला न्यायाधीश इंस्पेक्टरों के कार्यों पर निगरानी रखेगा। इसके लिए समुचित सरकार विभाग में एक श्रम सेल की स्थापना करेगा, यानी कि एक श्रम सेल बनाएगा। अगर जो किसी भी बच्चों जो उनके शोषण हो रहा है तो वो जो श्रम सेल जो होगा वो अगर जो उसको सूचना मिलती है तो वो तुरंत उसके लिए कार्रवाई उस व्यक्ति के उस नियोजन के खिलाफ, उस संस्थान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। 7 है, न्यायालय ने श्रम न्यायालय के सचिव को निर्देश दिए कि वह 1 मास के अंदर उपयुक्त निर्देशों के पालन किए जाने के संबंध में शपथ पत्र फाइल करी। यानी कि जो हमारा श्रम न्यायालय है, श्रम न्यायालय ने ये कहा था कि ये जो मैंने निर्देश दिए हैं उसमें जो हमारा सचिव है वो 1 महीने के अंदर शपथ पत्र पर ये कहे कि इस तरीके का वर्क अगर जो होता है या कुछ भी होता है तो उसके बारे में कहा था कि 1 महीने के अंदर आप यहाँ पर अपना शपथ पत्र सबमिट करें। 8 है, जहाँ खतरे से रहित कारखाने का प्रश्न है, न्यायालय ने निर्देश दिया कि सरकारें यह देखें कि बालकों के कार्य की अवधि 4 से 6 घंटे से अधिक ना हो। यानी कि बच्चों से जो वर्क, अगर जो बच्चे ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि बच्चा वर्क कर भी रहा है, उसके घर के हालात वो
मैंने बताया कि कारखानों में तो वो नहीं, कारखाने खाने वहाँ पर तो नहीं होंगे, पर कुछ ऐसी जगहें होती है कि वहाँ पर जैसे चाय की दुकान वगैरह में बच्चे कर लेते हैं, वहाँ पे इतना उस तरीके का वर्क नहीं होता है, या फिर किसी जगह चौकीदारी का ऐसे बच्चा खड़ा हो जाता है उस तरीके का अगर जो वर्क कर रहा है, या फिर उसको एक सब्जी वगैरह बेचने के लिए भी अगर जो बच्चे, तो उसका ये कहा गया है कि उसका जो वर्क होगा बच्चे का 4 से 6 घंटे के बीच का होगा, ज़्यादा का नहीं होगा। और इसी बीच उसको 2 घंटे का टाइम इसलिए भी दिया जाए, उसको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा जिससे कि वह अपनी पढ़ाई, यानी कि उसकी पढ़ाई भी ना छूटे। और यही पढ़ाई किसमें, हमने बताया शिक्षा का अधिकार, जो हम ये कहते हैं कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वो निःशुल्क अपने यहाँ के जो बच्चे हैं उनको बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे, उसका वो बच्चा लाभ भी उठाए। वह बच्चा 2 घंटे के लिए अपने काम में, और राज्य अगर राज्य को लगता है कि वह अपने जो नागरिक हैं, जो छोटे बच्चे हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर जो वो चाहता है कि उसको वेलफेयर से रिलेटेड अगर जो कोई अच्छे दिशा निर्देश देना चाहता है या कोई कानून बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। फिर मैं आपको एक बार और रिपीट करूंगी, आज हमने जो पढ़ा है अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में पढ़ा है। 23 में हमने ये पढ़ा है, अगर किसी भी तरह जो मानव व्यापार जो होता है, मानव व्यापार का रोक, यानी कि उनकी खरीद फरोख्त जो होगी उसको रोक दिया जाएगा। और सेकंड है जो बाल श्रम जो होता है, बाल श्रम को 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे अगर जो इस ऐसी जगह पे जहाँ पर संकट में वर्क होता है, संकट के काम हो रहे हैं, अगर जो उनसे इस तरीके का काम लिया जा रहा है तो वो उनका शोषण किया जा रहा है अगर, तो ये हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, श्रम न्यायालय होते हैं, तो इनका ये कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे को वहाँ से मुक्त कराएं और मुक्त करा के उसके जीवन से रिलेटेड जो उसकी ज़रूरतमंद की जो चीज़ें हैं वो मुहैया कराएं। और शोषण अगर जो हो रहा है तो शोषण के विरुद्ध उन बच्चों को भी जागरूक किया जाए, उनको अवेयरनेस लाई जाए, उनको बताया जाए कि यहाँ पे देखिए आपका शोषण हो रहा है। मैंने फिर बताया कि कुछ लोग तो हमारे देश के आज भी ऐसे हैं जिसको यही नहीं मालूम है कि उनके साथ शोषण हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, वो उसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठा पाते, उनको पता ही नहीं चला कि ये हमारा शोषण है। तो ये हम सबका कर्तव्य है, अगर जो हम अपने आसपास इस तरीके का कोई भी वर्क देखते हैं, इस तरीके का कोई भी काम देखते हैं कि हाँ ये शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ हम भी आवाज़ उठा सकते हैं और वो व्यक्ति जिसके साथ ये वर्क हो रहा है उसको भी मोटिवेट कर सकते हैं और उसको भी बता सकते हैं कि ये आपका शोषण किया जा रहा है। आज हमने जो अपने कवर किए हैं अनुच्छेद 23 और 24। कल हम अपना जो पढ़ेंगे 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड आएगी। आज के बारे में अगर जो आपके कोई भी किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है या कोई बात है, कोई भी आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें मैसेज करके बता सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड या कोई भी लीगल किसी तरीके की कोई जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए भी हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।